तो ऐसे करके इम्प्रूव हुआ, मिस्टेक्स 150 100, फिर उसके बाद 70 60 50 40 30 20 10 के अंदर आ गया, ऐसा हो गया। लास्ट जब जितना लास्ट की तरफ है उतना हाँ, मिस्टेक भी कम हो गया, घटता गया एकदम घटता कम। गया। लेकिन जब टाइम तो देना पड़ेगा ना, हाँ, टाइम तो देना रॉकेट पड़ेगा। नहीं है कि आग लगाया करके ऊपर हाँ, चला वो तो है। गया, ऐसा नहीं है। टाइम दिया आपने और आपने जो है उसमें हार्डवर्क किया तो आपको रिजल्ट मिला, और सही स्ट्रेटेजी आपने फॉलो किया, सही रास्ता आपने चुना। वो तो आपके वजह से। हाँ, और खुद के साथ ऑनेस्टी मेंटेन रखा, हाँ, ये सबसे बड़ा ये चीज सबसे है। इम्पोर्टेंट चीज होता है प्रिपरेशन में, खुद इसमें के साथ ऑनेस्ट कोई होना बहुत कोई कोई इम्पोर्टेंट कुछ होता है। जबरदस्ती नहीं कर हाँ। सकता है, क्योंकि सब मैच्योर लोग बैठ रहे हैं एग्जाम देने। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि डिक्टेशन कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। हाँ। जैसे मैं बताता हूँ, तो मैं सुबह से, जैसे क्लास तो कम होता था, हाँ। है ना? तो मैं जब क्लास तो हफ्ते में 3 बार, वो हाँ। भी कितना 40 मिनट, हाँ, 50 ज्यादा हाँ। से ज्यादा 1 घंटा कभी तो कभी। क्लास में तो हम लोग सीखते हैं, पर उसको हाँ। इम्प्लीमेंट तो सेल्फ हाँ, स्टडी से करना सेल्फ स्टडी पड़ता से है। करना पड़ेगा। तो उसमें मैं दिन भर डिक्टेशन लिखता था, और ऐसा हो शुरू में तो इतना प्रॉब्लम होता था कि क्योंकि मेरा सीबीटी हो चुका था इतना अच्छा, तो मेरे को डिक्टेशन कैसे भी करना ही था। ऑटोमेटिक कंपल्सन आ गया था। तो उस पे मैं डिक्टेशन लिखता था। मैं 3 तरीके से डिक्टेशन लिखता था। एक तो डिक्टेशन लिखता था शुरू में, जिसको मैं लिखता था, फिर रीड करता था 10 मिनट में, फिर उसके बाद उसको टाइप करके वो चेक कर लेता था, ये होता था। पर ये करने में बहुत टाइम चला जाता है, बोलने में लग रहा है 4 सेकेंड, तो ये हमेशा नहीं कर पाता पढ़ने था। में 3 घंटा 4 घंटा हाँ, लग तो जाएगा। ये हमेशा नहीं हो पाता था, तो इसका शॉर्टकट भी मैंने खोज हाँ। रखा था। तो एक शॉर्टकट ये था कि डिक्टेशन लिखा, उसके बाद उसको रीड कर लिया 10 मिनट का, और क्या किया कि डायरेक्ट ऑडियो प्ले करके मिला लिया। अच्छा, सुन के डायरेक्ट मिला पॉज करके, मतलब एक लाइन पढ़ा, फिर सुना, मिलाया, उसके बाद पॉज किया, फिर मिलाया, ऐसे करके। नहीं तो पैरा रख लिया, एक लाइन पढ़ा, एक लाइन मिलाया, एक लाइन पढ़ा, एक लाइन मिलाया, ठीक है, ऐसे करके भी चेक कर लिया। इससे जल्दी हो जाता था, जब वो करने का मन नहीं करेगा तब ये। और एक थर्ड चीज मैं करता था, लूप पे डिक्टेशन लिखता था। तो जैसे कि मतलब अब हमेशा तो ये प्रोसेस नहीं कर सकते ना, तो ये 1-2 बार कर लिया, उसके बाद दिन में इतना टाइम बचा है, तो मैं लूप पे डिक्टेशन लिखता था, और इतना ज्यादा कि मेरे सर में दर्द होने लगता था, क्योंकि 10-10 मिनट का फोकस होता है, और वो मैं लगातार कर रहा हूँ। मतलब एक साथ मैं 6-6 डिक्टेशन लिखता था लूप पे। तो उतना डिक्टेशन लिखने पे वो मेरा बॉडी साथ नहीं देता था, तो मेरा सर दर्द करने लगता था, तो मैं सो जाता था। सो जाना बेस्ट चीज होता है। इसलिए मैंने बोला कि 2-3 डिक्टेशन से ज्यादा मत लो। हाँ, लास्ट में, हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि रेस्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सो जाता था, क्योंकि ओवरलोड हो जाता था, और उसके बाद क्या होता है कि दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं करता था, तो इसलिए मैं सो जाता था, वो बेस्ट होता था। उससे उठता था तो मेरे अंदर एक फ्रेश एनर्जी आता था, तो फिर उसका फिर वही सेम प्रोसेस, तो ऐसे करके इम्प्रूव किया। हाँ, फाइनली आप ग्रेड सी का स्किल कैसा लिखा? वो भी क्लियर हुआ, वो भी क्लियर हुआ है, ग्रेड डी का भी क्लियर हुआ। एरर परसेंटेज आया है? नहीं, पर ग्रेड सी का भी मुझे लग रहा है शायद क्लियर हो गया है, और उसमें मेरा नहीं हुआ शायद, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 164 पॉइंट कुछ था मेरा, और शायद 166 गई है ना, 166 पॉइंट कुछ इसलिए वहां पे फंसा हुआ। और मैं बताना चाहूँगा मेरी स्पीड 90 तक थी, ठीक है, पर मैं एग्जाम में गया और मैंने डी कर दिया ठीक से। तो मैं सोचा कि अब तो जो होगा कुछ देखा जाएगा। एक्चुअली मैं घर जा रहा था, मेरा एक दोस्त मिल गया, दोस्त नहीं था, मतलब वहीं पे सेंटर पे बना था, तो बोलता है घर जाके क्या करेगा, तो मैंने सोऊंगा, तो बोलता है कि उससे अच्छा बैठ ले, तो मैं बोला ठीक है दे देते हैं, तो दिया। तो मेरे दिमाग में था पेन पेंसिल का एक ड्रामा हो गया था, पेंसिल से लिखना है, तो मैं सोचा कि पेंसिल से लिखता हूँ, इसमें वैसे भी मेरा होने वाला नहीं है, बोलूंगा अब जो होगा डिक्टेशन लिख देना चाहे जो भी हो। तो मैंने 100 भी लिख दिया, पूरा लिख दिया, पूरा लिख के, देखा तो पूरा समझ में भी आ रहा है, टाइप भी हो रहा है, पढ़ लिया, सब कर लिया, और टाइप भी कर दिया। टाइप भी उतना स्पीड नहीं था मेरा। कितना टाइम के अंदर हो गया आपका टाइप 40 मिनट का मिनट्स था ना, तो मेरे 3 मिनट ही बचे थे, क्योंकि मैं टाइपिंग उतना स्पीड नहीं था, तो क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं किया था 100 के लिए, तो उसमें 3 मिनट बचा, तो मैं उसको पूरा रीड नहीं कर पाया, आधा ही रीड कर पाया, आधा रीड नहीं कर पाया। पर जब इतने सारे स्किल क्लियर हुए तो मुझे लगा कि ये भी क्लियर हो गया होगा, तो लग रहा था कि हो गया है इसमें भी, और अभी आएगा एरर तो उसमें पता चल ही जाएगा। पता चल जाएगा। तो अभी जो है आपका ये हो गया स्किल वाला पार्ट, शॉर्ट हैंड वाला पार्ट आपने ऐसे किया है तैयारी, और नेक्स्ट जो है आपने रीजनिंग कैसे प्रैक्टिस किया था? रीजनिंग एक्चुअली मैं बहुत सारी चीज करके सीखा हूँ, तो मैं अभी सबसे फास्ट अप्रोच बताता हूँ आपको, ठीक है, मैं अपना वाला नहीं बताऊंगा। तो आपको फास्ट करना है तो आप एक काम करो, सबसे पहले एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, रीजनिंग के लिए 100 वीडियो है, 110, मुझे लगता है ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले कुछ क्रिएटर्स हैं, सर हैं, जिन्होंने 30 वीडियोस डाल रखी हैं, मतलब शॉर्ट में थोड़ा पढ़ा है, उतना ही जरूरत है, डेप्थ में मत जाओ आप, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस कर गेम एक्चुअली। तो आप 30 लेक्चर है उसमें, 30 आप देख लो जल्दी करके, वो भी जल्दी देखो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो आप, तो आप जल्दी 30 लेक्चर्स देख लो, और उसके बाद
उससे एक रफ आइडिया हो जाएगा आपको, और उसका डायरेक्ट आपको जंप कर देना मॉक टेस्ट पे। और मॉक से ही आपको सीखना, मॉक में जो जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करना कि चैप्टर कौन सा है, और उसके आप जाके यूट्यूब से वीडियो देख लो उसकी। बस ऐसे करो तो ये फास्टेस्ट अप्रोच है रीजनिंग करने की। और उसमें जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह दिया है उसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर उसमें डला हुआ है, सब मिक्स किया हुआ है। तो आप जैसे आप कमजोर है जो चैप्टर, तो उसका आप वीडियो देखोगे ना तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा ना, वो आप ज्यादा प्रैक्टिस करो। वो ज्यादा ठीक है। ये रीजनिंग का हो गया आपका। और इंग्लिश तो आपका अच्छा था ही, ग्रामर नॉलेज वगैरह आपका था, ऐसा 90 आता था मैं मॉक टेस्ट में। फिर भी अगर आप कुछ सजेस्ट करोगे कि ग्रामर के लिए इंग्लिश ग्रामर, एक्चुअली मैं कुछ अलग बताना चाहूंगा जो कि नहीं है शायद। मुझे लगता है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग एकेडमिक्स की तरह इंग्लिश को देखते हैं, तो सही है, मतलब ठीक है ग्रामर पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो आप, ठीक है, पर वो स्टूडेंट्स का आप देखना आप मार्क्स उतना इंप्रूव नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या है? इंग्लिश को आपको एज अ लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे क्या होता है कि ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा है तो उनके पास एक एक्स्ट्रा एज रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिनमें उनको नहीं पता कि क्या ग्रामर हुआ, पर उनको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाए कि ये गलत है। सिक्स सेंस उनका काम करता है। तो ये कैसे डेवलप होता है? अंडरस्टैंडिंग से, लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग से। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज भी देखो, आप एकेडमिक्स पढ़ो पर साथ में इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज भी देखो। उसके लिए भी इंटरेस्टिंग तरीका क्या है, वो तो बहुत बोरिंग भी हो जाएगा, तो दो तरीका हो सकता है। एक तो आप एडिटोरियल पढ़ा करो, एडिटोरियल खुद से मत पढ़ो, उतना समझ में नहीं आता तो निमिषा बंसल मैम है और भी लोग हैं, डेली एडिटोरियल का वीडियो डालते हैं। अच्छा। उसको पॉज करके पहले आप खुद पढ़ लो, फिर उससे आप जो समझो आप एक इन्फरेंस ड्रॉ कर लो, और जितना समझ में आया ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्ले करके देखना है कि वो क्या समझा, तो उनका भी इनपुट लेना आपको, इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। आप सीख भी रहे हो किसी के साथ, खुद का भी सीख रहे हो, उनका भी सीख रहे हो। ये चीज ये थोड़ा बोरिंग है पर इससे फायदा बहुत होगा। उसमें वो लोग वोकैब भी करा देते हैं। तो ये चीज एक बहुत अच्छा तरीका इंग्लिश सीखने का। ग्रामर वगैरह तो पढ़ना ही है पर ऐसे भी पढ़ना है। और एक चीज एक्स्ट्रा एज के लिए आप एक ये काम करो, आप जितने भी पॉडकास्ट आपके इंटरेस्ट का, जैसे आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप कार्टून ही देखते हो, आप कुछ भी देखो, पर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखना प्रेफर करो। फ्री टाइम में आप जो भी देखते हो, और भी जैसे एक चीज आप देख सकते हो, कॉफी विद करण। कॉफी विद करण पूरा गॉसिप का शो है, उसमें सेलिब्रिटी लोग आते हैं, तो बहुत लोगों को गॉसिप देखना पसंद है। तो उसमें चीज होता है कि वो आप शो को अंडर एस्टिमेट मत करना। उसमें जो सेलिब्रिटी लोग फ्लॉन्ट करने के लिए इतना अच्छा वो कैप्स यूज करते हैं कि आपको जाके गूगल करना पड़ेगा कि अरे ये क्या बोल दिया। नहीं सच में सर ऐसा है। तो मैं देखता था तो वो लोग ऐसा वर्ड बोलेंगे जो मैंने सुना ही नहीं है, अब मैं जाके गूगल कर रहा हूँ कि ये क्या बोला इन्होंने, ये क्या बोला, तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। वोकैबुलरी एकदम वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत मतलब यूजफुल चीज है ये, और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, तो दोनों काम हो रहा है। तो ऐसे थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, और जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। और ये हो गया। और जनरल अवेयरनेस का आप बताओ, जनरल अवेयरनेस से कितना 34 आया था ना? हाँ ऐसे ही आसपास था। तो जनरल अवेयरनेस का जो था, तो जनरल अवेयरनेस में एक्चुअली क्या है कि जनरल अवेयरनेस सबसे टफ पार्ट है स्टेनो का, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और उसमें बहुत कुछ है। तो रैंक भी उन्हीं की आती है जो उसमें अच्छे होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मार्क्स को बढ़ाने में। तो और उसमें सबसे ज्यादा एफर्ट उसी में लगता है तीनों सब्जेक्ट में। तो जनरल अवेयरनेस में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी तो सबकी परमार एसएससी से पढ़ रहे हैं, एक नवीन सर भी है, वो भी अच्छे हैं, और करियर विल का भी शायद अच्छा है। तो ऐसे मतलब अच्छा कंटेंट है इंटरनेट पे, तो आप वो पढ़ सकते हो। परमार सर ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, मैं भी उनसे पढ़ता था, तो फिर वो सब फॉलो कर सकते हो आप वैसे कर लो पूरा, और एक बार आप और बार पढ़ने की कोशिश करो तो उससे ज्यादा हेल्प होगा। और रिवीजन इज द मेन की, रिवीजन इज द मेन की। और डिटेल में मैंने आपको बता रखा है जीएस का स्ट्रेटजी, मैंने सर के चैनल पे आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में। तो ये आपका हो गया एसएससी स्टेनो का जो सीबीटी का है मोटा ऐसे आपने प्रिपरेशन लिया। और कितना टाइम लगा आपको सीबीटी के लिए प्रिपरेशन? एक्चुअली मैं देखा जाए तो पहले से मैं प्रिपेयर करता, पर मैं अलग चीज पढ़ रहा था, मैथ्स पढ़ रहा था। तो ये सब ऐसे देखा है तो एक साल में किया हूँ। एक साल के अंदर ये भी हुआ, और शॉर्ट हैंड भी आपका लगभग एक साल के अंदर हो गया है ना? और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसमें आपका अभी ईडी मिल गया, ग्रेड डी मिल गया, लेकिन सीबीटी का मार्क्स जो जिस लेवल का है, इस लेवल में तो सही में बहुत अच्छा रैंक वो आता है। इस बार सी की स्किल इजी आ गई थी सर। हाँ, सी का स्किल इस वजह से बहुत लोगों का क्वालिफाई हो गया। तो ये आपका एसएससी से हो गया। अब जो है आप सीएसआईआर को ऑप्ट कर रहे हो। हाँ, उसका वजह बताओ कि यू चोज सीएसआईआर ओवर एसएससी, यानी ईडी ओवर ईडी टू बी स्पेसिफिक। तो एक्चुअली सीएसआईआर चूज करने का रीजन ये था कि एक मेरा प्रायोरिटी था कि मुझे फ्री टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है उतना वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रायोरिटी था पहला।
दूसरा चीज ये था कि फैमिली भी प्रायोरिटी थी, तो वो भी था, और होम स्टेट बहुत प्यारा था। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि एसएससी में जो पोस्ट मैं होम स्टेट्स में ले पा रहा था, उसमें प्रमोशंस अच्छे नहीं थे। अभी तो नया नियम आ गया 10 साल वाला, तो 10 साल पहले तो फिर भी अच्छे थे, अभी 10 साल तक प्रमोशन ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो रहा था। और दूसरा चीज ये हो रहा था कि ग्रेड सी के लिए भी अगर मैं फिर से एग्जाम देता तो उसमें भी मतलब वो सारे डिपार्टमेंट्स जो है दिल्ली बेस्ड है, तो वो एक प्रॉब्लम था। और कुछ कोलकाता में बाद में ट्रांसफर भी हो जाता, तो उसमें भी पता नहीं कब तक रह पाता, क्या होता, कुछ आइडिया नहीं है। और वैसे डिपार्टमेंट्स भी बहुत कम है, तो ज्यादातर दिल्ली बेस्ड ही है, तो वो मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे थे। तो CSIR में मेरा सारा चीज फुलफिल हो जा रहा था। तो CSIR में जाने का रीजन ये था कि प्रमोशन सबसे पहला, तो इसमें 3 साल में मेरा लेवल 7 हो जाएगा डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देता हूँ तो 5 इयर्स में ऑटोमेटिक प्रमोशन है टू लेवल 7। और लेवल 7 ये लेवल 4 से मुझे जाने में SSC से बहुत टाइम, 10 साल बाद तो बहुत सारे में 6 हो रहा है, 7 तो बाद का बात है। तो वो ये चीज एक प्रॉब्लमेटिक था। और दूसरा प्रमोशन, उसके बाद भी प्रमोशंस बहुत फास्ट है, तो जितना ग्रोथ मेरा इधर था उतना शायद ही किसी डिपार्टमेंट में हो पाता। बहुत फास्ट ग्रोथ है। तो ये एक प्रोज था। और एक प्रोज ये था कि इसमें मैं अभी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड हूँ दिल्ली में, पर इसमें क्या है कि मैं ट्रांसफर ले सकता हूँ। जी सर, तो इसमें मैं ट्रांसफर लेके कोलकाता आ सकता हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, तो कोलकाता आ सकता हूँ। कोलकाता में CSIR का बहुत बढ़िया फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया 38 लैब्स है CSIR के, तो बहुत मेन सिटी सारे जगह आपको मिल जाएंगे, तो ये एक बेनिफिट है। तो मैं आराम से ट्रांसफर लेके आ सकता हूँ, प्रमोशन भी मिल जा रही है और होम टर्म भी मिल जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अगर ग्रेड सी भी देता तो शायद ये चीज मुझे कहीं और मिल पाता। और पे लेवल भी सेम ही रहेगा, क्योंकि दिल्ली भी एक सिटी है और कोलकाता भी एक सिटी है, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ये है। अब आप तो इस वजह से आपने जो है CSI को चूज किया। और अभी आपने DV के लिए ये गए थे दिल्ली में अनुसंधान भवन, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए, ऑफिस में कैसा क्या रहा, DV में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका चेक हुआ? मैं ऑफिस गया तो CSIR के साथ 4 ऑफिसेस थे न्यू दिल्ली में। तो CSIR है क्या? एक्चुअली CSIR रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, जैसे इसरो स्पेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, और बाकी जितने भी फील्ड्स हैं तो सारा चीज CSIR हैंडल करता है। प्रेसिडेंट इसके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो बहुत प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इसका जो कैंपस था वो ह्यूज था, मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, तो बहुत बड़ा ऑफिस था, और इसका कैंपस बहुत बड़ा था। मैं इसमें चलते जा रहा हूँ खत्म नहीं हो पा रहा। तो ये चीज हो रहा था। तो फिर पॉज कर दीजिए सर, फिर से कर लेना है। नहीं कोई बात नहीं, ये काट देंगे। हाँ मैं कर दूंगा, ठीक है। तो फिर कैंपस बहुत बड़ा था, उसको कैंपस बहुत ह्यूज था, सब अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। और सबसे उसमें मुझे बेस्ट चीज लगा कि उसमें जितने भी ऑफिसर्स थे, जो ASO थे और सेक्शन ऑफिसर्स थे, वो बहुत ज्यादा पोलाइट थे और फ्रेंडली थे, बिहेवियर बहुत अच्छा था। मेरे जो सर्टिफिकेट्स थे उनका जेरॉक्स नहीं था मेरे पास ग्रेजुएशन का, तो उन्होंने खुद करके दिया, तो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, हम्बल भी थे। तो वो वैसा तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जल्दी देखने को मिलता नहीं है। ज्यादातर जगह हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं लंच ब्रेक के बाद आओ। देखो उसमें और इसमें फर्क है, आप वहाँ नए ऐसे उनका एक नया कॉलीग हो आप, ठीक है ना, फ्रेश कॉलीग हो जो वहाँ ज्वाइन करने के लिए गए हुए हो, तो उसका और इसका मतलब काफी डिफरेंस है। तो वो चीज होता है, लगभग सब ऑफिस में अच्छा कोऑपरेट करते हैं, और आई होप कि ये कोऑपरेशन और भी कंटिन्यू रहे बाद में भी, और अच्छे से अच्छा कोऑपरेशन हो। अच्छा, तो ये रहा CSI का। बाकी आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा ये बताओ। डॉक्यूमेंट बहुत मिनिमल मांगा उन्होंने। तो डॉक्यूमेंट में 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, फिर क्योंकि मैंने क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन भी भर के रखा था, तो ग्रेजुएशन का भी लिया उन्होंने। आधार कार्ड लगेगी, और बर्थ प्रूफ आपका वो एडमिट कार्ड, या फिर 10th का सर्टिफिकेट से प्रूफ हो जाता है। तो और कुछ नहीं, और वो डिक्लेरेशन वगैरह लिया उन्होंने, और कुछ मेजर नहीं मांगा। और मेडिकल के लिए वो लोग दे देते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा के उसको भरवा के बाकी जमा कर, यही, और कुछ बहुत स्पेशल कुछ नहीं मांगा। तो प्रोसेस बहुत अच्छा है इसका, बहुत बढ़िया। पर अभी तो SSC वालों का तो अभी डॉसियर भी नहीं गया, अभी तक नहीं आईडी का। मेरे डिपार्टमेंट में जिन लोगों को मिला है, रोमो, मेरे डिपार्टमेंट जिन लोगों को मिला है अभी, वो बार-बार मुझे मैसेज कर रहा है कि सर कुछ प्रोसेस हुआ क्या हुआ। तो मैंने वहाँ बात किया हेडक्वार्टर में, तो बोला कि हम लोगों को डॉसियर ही रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी 1 महीना तो डॉसियर आने में लग जाएगा, तो 2-3 महीना तो ऐसे ही लग जाएगा। तो चलो बहुत बढ़िया है। अब आगे का क्या प्लान है फिर? आगे का मैं तो दिल्ली में रहोगे शुरू में इनिशियली, उसके बाद ट्रांसफर उसके बाद आप ट्रांसफर ले लोगे कोलकाता में। ठीक है, बढ़िया है। और चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अच्छे से करो और तरक्की हो। तो अभी जो 2025 का फिर से CBT है, तो उसके बारे में आपका क्या
ख्याल है, क्या करोगे आप उसमें? सीबीटी तो मैं शायद, मेरे को देने का मन था सीबीटी पर एक्चुअली मैं ज्वाइनिंग ही इस टाइम पे हो जा रहा है कि इतना जल्दी मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ फिर से क्योंकि एग्जाम सेंटर यहाँ पे है 8-9 को ही है और एग्जाम सेंटर में कोलकाता में है, तो शायद नहीं दे पाऊंगा। देने का तो मन था, प्रिपेयर भी किया था, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को चांस मिलेगा। हाँ लॉजिकली भी उतना वो नहीं है क्योंकि अच्छा खासा इसमें प्रमोशन है और बहुत फास्ट आप निकल जाओगे। हाँ वो तो है। एसएससी से भी ग्रेड सी लगाओ कि 170 आपको, इसलिए मैं फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं इसी में स्टे करूंगा क्योंकि इधर प्रमोशंस ज्यादा अच्छे हैं। अपना भी कुछ शौक है, कुछ लाइफ है यार, अपना जिंदगी में कुछ पसंद नापसंद का भी, और होम स्टेट का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। दोनों जल्दी होता नहीं है एक्चुअली। यही मैं अपने लास्ट वीडियो में बता रहा था, अगर आप सेटिस्फाइड हो आपके जो 2024 वाला पोस्टिंग तो 25 में बेकार में भीड़ मत करो, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है ना, ये सब चीज बेकार है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं दूंगा। और 2025 में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होने वाला है इस बार। उसका रीजन है कि इतने कम शॉर्ट इंटरवल पे एग्जाम हो रहा है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं 24 के वो सब 25 में एग्जाम देंगे। सब ऑलमोस्ट सेम। मेरे को छोड़ के और कुछ लोग होंगे शायद, वो लोग नहीं देंगे, पर ऑलमोस्ट सब लोग देंगे। तो दिक्कत तो होने वाला है। तो आप लोग ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आप निकल जाओगे। तो सब अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। तो ये था मेरा ऋषिकेश पांडे के साथ मेरा जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल एक इंटरव्यू था। मैं बोला कि भाई इंटरव्यू लेना है, आओ थोड़ा रेडी होके। और वैसे भी आज भी ये हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा था, कुछ उसका सिग्नेचर बाकी था, तो काम ठीक ठाक हो गया, कंप्लीट हो गया और अच्छे से ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो और आगे का लाइफ भी बहुत बढ़िया रहेगा और बातचीत तो होती रहेगी, कांटेक्ट में रहेंगे। तो दिल्ली जाएंगे तो बिल्कुल, तो मेरे सर हो तो कांटेक्ट का तो बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी यही ख़त्म करता हूँ, अभी आगे और प्लान है, तो ठीक है, चलिए बाय।